वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाठ 7वां, सुव्यवस्थिति योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना, दौलतमंद बनने की और 6वां कदम। आपने सीखा है कि इंसान जो भी सर्जन करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त से मूर्त यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती है और व्यवस्थिति की जाती है। अध्याय 2 में आपको 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आप धन की इच्छा को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजनाएं बनाना जिनके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक योजनाएं बना सकते हैं। एक धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़े बाद के अध्याय में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करें। इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसे नजरअंदाज न करें। दो अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का ग्रह या आशा नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में न हो। 3 सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिले, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से न बना लें। 4 अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल न हो। इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। पहला, आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह उन तरीकों से मेल खाता है जिनका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाएं, वह योजना आपके और आपके ईएमआर एसेट टरमाइंड समूह के हर सदस्य की संयुक्त रचना होना चाहिए। आप अपने मन से निकली योजनाओं को आंशिक तौर या पूरी तौर पर बना सकती है, परंतु यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए और स्वीकार किया जाए। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आए। अगर ये नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना आए तथा इसी तरह करते रहे जब तक कि आपको ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजना बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य न हो। इस तथ्य को अपने मन में रखें और जब तक आपकी योजनाएं असफल हो तो यह भी याद रखें कि अस्थायी पराजय सिर्फ एक विलंब है। इसका ये अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। थॉमस अलावा एडिशन 10,000 बार फैल हुए थे इससे पहले कि वह विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाते। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एडिशन को सफलता मिलने से पहले 10,000 बार अस्थाई का सामना करना पड़ा। अस्थाई पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह ये कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दोहक भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा धन कमा सके।
आपकी योजना जितनी दमदार होगी, आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, यानी जब तक कि वह हिम्मत न हार जाए। जेम्स वे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाने का प्रयास किया तो उन्हें अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा, और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल कैरियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने कैरियर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजनाएं बनाई और आर्थिक विजय की और एक लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं, उन अस्थायी पराजयों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलोसफी का कोई भी अनुयायी ये आशा नहीं करेगा कि उसे अस्थायी पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं है। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बनाओ और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में के बार फिर पाल बांध। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं भागते। इस वाक्य को गांठ बांध ले और एक ऊंचे अक्षरों में कागज के एक टुकड़े पर लिख ले और इसे ऐसी जगह पर रखे जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सके। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। ये सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है, और आप इस प्रबल इच्छा को यहाँ बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। ये न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु ये सुन सकता है। और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो ये उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। सेल्स सेवाओं की बिक्री की योजना बचे हुए अध्याय में मार्केटिंग सेवाओं के साधन और रास्तों पर विधिवत वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाएगी वह व्यवहारिक होगी और जिससे बाजार में कोई सेवा देने के लिए हर व्यक्ति को मदद कर सके। खासकर उन लोगों के लिए ये अमृत की भांति होगी जिन्हें अपनी जिंदगी एक नेता के रूप में गुजारनी है। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऐसी विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। ये जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है, उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास जायदाद न हो वह अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायियों के रूप में। शुरुआत में ही ये निर्णय कर ले कि क्या आप अपने चुने हुए व्यवसाय या क्षेत्र का लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी ही बने रहना चाहते हैं। बदले में जो मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। तार्किक दृष्टि से कोई अनुयायी उस मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकता जो लीडर को मिल सकता है। हालांकि कई अनुयायी उतने ही धन की आशा करने की गलती करते हैं। अनुयायी होने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर अनुयायी बने रहना भी कोई तारीफ की बात नहीं है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। इसके अपवाद बहुत कम होते हैं। वह आदमी जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है, आमतौर पर वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर रहा होता है। बुद्धिमान अनुयायी को कई लाभ होते हैं और उनमें से एक लाभ है अपने लीडर से ज्ञान हासिल करने का अवसर। लीडरशिप के प्रमुख गुण। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित है। पहला, विचल साहस।
ये साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का भाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। दूसरा, आत्मनियंत्रण वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुसरण के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है, जिसे वह अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान न तो हासिल कर सकता है, न ही उसे लंबे समय तक बाएं रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और ऐसा आदमी दूसरों को सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडर न हो। देर सवेर वह चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठवां, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक यह है कि लीडर अपने अनुयायियों से जीतने की आशा रखता है। उसे स्वेच्छा से उससे देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक न मिले। आठवां, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उसे उन्हें उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। और नौवां, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वह लीडर की स्थिति के विवरण में पारंगत हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों को पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वह लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के दो रूप है। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों और अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ। दूसरा है शक्ति के साथ, जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति न हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप अधिक देर नहीं टिक सकी। तानशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई नेतागिरी को लंबे समय तक नहीं झेल पाते और उनका अनुसरण नहीं कर पाते। नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे। उनकी नेतागिरी खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा नेतागिरी ही लीडरशिप का वह इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बने रहते हैं। लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का अल्पकाल अनुसरण करते हैं, परंतु वे ऐसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते। लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के ये 11 तत्व शामिल होंगे जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जो व्यक्ति इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे। लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण अब हम लीडर्स की प्रमुख गलतियों को बताते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेता असफल क्यों होते हैं। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या न करे जितना कि ये जानना कि लीडर क्या करे। पहला, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करते और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वह काम करने का समय न हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वह लीडर हो या अनुयायी, ये कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है
क्योंकि वह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ यह है कि उसे यह आदत डाल लेनी चाहिए कि वह डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। दूसरा, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरे से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने के बजाय इसके कि उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। चौथा, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर ये सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वह अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इस तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीजों का ध्यान रख सकता है। ये एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उनमें दूसरों से प्रदर्शन करवाने के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्यक्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। पांचवा, कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिनके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। छठवां, स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। वह सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे, जबकि केवल धन के लिए वे इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। सातवां, असम। अनुयायी असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असम किसी भी रूप में उस आदमी की सहन शक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। आठवां, निष्ठा का अभाव। शायद इसे सूची में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वह लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले जाती है। वह जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वह सर्वथा योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। नौवां, लीडरशिप की शक्ति पर। जो प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता है। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है वह शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो ओहदे को महत्व देता है दरअसल उसके पास आम तौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। ये लीडरशिप की असफलता के सबसे आम कारण है। इनमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो
और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप ये गलतियां न करें, तो इस सूची का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी। इस अध्याय को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नए तरह के नेताओं को प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। पहला, राजनीति के क्षेत्र में नए नेता की काफी मांग है। एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस भी सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधों में नए लीडर्स की जरूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को स्वयं को एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका ये कर्तव्य है कि वह अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा न करे। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों की भौतिक आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाएगा। उसे मृत अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। पांचवा, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसायों में नई किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। ये शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर सही है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों की शिक्षित करने के इस नए तरह के तरीके खोजने होने की वे स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करे, उसे सिद्धांतों पर कम और व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। ये उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र है जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहाँ पर जो साधन बताए जा रहे हैं वे अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें? मध्य यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसमें सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद है। अनुभव ये सिद्ध करता है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। एक, रोजगार ब्यूरो सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हो। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दो, अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। ये विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छापना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। यह विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो सके। तीन, एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाए जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ हस्ताक्षर किए जाए। पत्र के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चार, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो आवेदक को किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते हैं। पांच, स्वयं आवेदन देना। कई मामलों में ये अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे। जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में आने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। लेकिन ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए? ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए
जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है, जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार करने का अनुभव न हो, विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और इस हेतु उसकी सेवाएं ली जानी चाहिए। सफल व्यवसायी ऐसे लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो अपने माल की विशेषताओं और खासियत के विज्ञापन करने की कला और मनोविज्ञान को समझते हैं। जिसे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी हो, उसे भी यही करना चाहिए। ब्रीफ में निम्न जानकारी होनी चाहिए। एक, शिक्षा संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से लिखे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आपने कॉलेज में किन विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है और उस विशेषज्ञता के पीछे के कारण भी बताएं। दो, अनुभव, अगर आपको उस तरह की नौकरी का कोई अनुभव है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो पूरी तरह से उसका उल्लेख करें और अपने पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते भी लिखें। ये निश्चित रूप से लिखें कि आपको उस पद पर किस तरह के काम का विशेष अनुभव है जिस वजह से आप उस पद के लिए अधिक उपयुक्त है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तीन, संदर्भ, लगभग हर बिजनेस फर्म उन संभावित कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो जिम्मेदारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। अपने ब्रीफ के साथ इन लोगों के पन्नों की छाया प्रतियां लगा दे। ये पूर्व नियोक्ता भी वे शिक्षक जिनसे आपने पढ़ा है, सी प्रसिद्ध लोग जिनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। चार, किसी निश्चित पद के लिए आवेदन दे। आवेदन करते समय ये उल्लेख करना न भूले कि आप उस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, कि किसी भी पद के लिए आवेदन न करें। इससे ये समझ जाएगा कि आप में विशेषज्ञ योग्यता का अभाव है। पांच, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए अपनी योग्यताओं का वर्णन करें। पूरा ब्यौरा दे कि आपको ये विश्वास है कि आप उस पद के लिए पूरी तरह योग्य हैं। यह आपके आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। किसी भी अन्य जानकारी की तुलना में यह जानकारी निर्धारित करेगी कि आपको चुना जाएगा या नहीं। छह, परिवीक्षा पर काम करने का प्रस्ताव रखें। यह क्रांतिकारी सुझाव लग सकता है, परंतु अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इससे कम से कम एक मौका अवश्य मिलता है। अगर आपको अपनी योग्यताओं पर विश्वास है, तो आपको सिर्फ एक मौके की ही तो जरूरत है। साथ ही इस तरह के प्रस्ताव से ये पता चलता है कि आपको उस पद पर करने की अपनी योग्यता पर विश्वास है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इससे नियोक्ता सबसे अधिक आश्वस्त होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करें कि आपका प्रस्ताव इन बातों पर आधारित है। एक, आपको उस पद के लिए अपनी योग्यता पर विश्वास है। दो, आपको अपने संभावित नियोक्ता के फैसले पर भी विश्वास है कि वह आपको परिवीक्षा का अवसर के बाद नियुक्ति देगा। सात, अपने संभावित नियोक्ता के बिजनेस का ज्ञान, किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते समय उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर ले और उस बिजनेस के बारे में पर्याप्त रिसर्च कर ले और उस बिजनेस की पर्याप्त जानकारी हासिल कर ले। अपने ब्रीफ में यह संकेत करे कि आपने उस क्षेत्र में क्या ज्ञान हासिल किया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप में कल्पनाशीलता है और उस पद को हासिल करने में आपकी सच्ची रुचि है। एक बार आपने अपना ब्रीफ तैयार कर लिया तो फिर इसे एक अच्छे कागज पर प्रिंट करा लीजिए। एक बार ध्यान से व्याकरण देख ले, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर ले। ऊपर दिए गए सुझावों का अपनी बुद्धि द्वारा जहां भी उपयोगी लगे अनुसरण करे। सफल सेल्समैन अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पहली छाप अमिट होती है। आपका ब्रीफ आपका सेल्समैन है। इसे अच्छा सा सूट पहनाए ताकि ये दूसरों से अलग दिख सके, ताकि आपका संभावित नियोक्ता कहे कि उसने आज तक इस तरह का ब्रीफ नहीं देखा जो किसी पद के लिए आवेदन के साथ आया है। अगर आप जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए सावधानी से तैयारी करना भी महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर आप अपने नियोक्ता को खुद को इस तरीके से बेचते हैं कि वह आपसे प्रभावित हो जाता है, तो आपको शायद शुरुआत में ही उससे अधिक मिलने लगे जिसकी आपने उम्मीद की है। अगर आप विज्ञापन एजेंसी या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के माध्यम से रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो अपने एजेंट से अपने ब्रीफ की प्रतियां इस्तेमाल करने को कहें ताकि आपकी सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग हो सके।
इससे एजेंट और संभावित नियोक्ता दोनों ही आपको प्राथमिकता देने लगेंगे। वही पद कैसे पाए जो आप चाहते हैं? हर आदमी उस तरह का काम करना पसंद करता है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। चित्रकार रंगों से काम करना पसंद करता है, कलाकार हाथों से काम करना पसंद करता है और लेखक लिखना पसंद करता है। जिनके पास काम स्पष्ट गुण होते हैं, वे बिजनेस और उद्योग के निश्चित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। यदि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज है, तो वह यह है कि यहाँ पर व्यवसायों, उत्पादन, मार्केटिंग और प्रोफेशंस की पूरी श्रृंखला मौजूद है। एक, यह तय कर ले कि आप किस तरह चाहते हैं। अगर वह नौकरी या पद अस्तित्व में नहीं है, तो शायद आप उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। दोस्त कंपनी या आदमी को चुन लें जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। 3, अपने संभावित नियोक्ता का और साथ ही उस कंपनी की नीतियों, स्टाफ और प्रगति के अवसरों का ही अध्ययन करें। 4, स्वयं के गुणों और क्षमताओं का विश्लेषण करें और ये जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं। उन लाभों, सेवाओं, विकास, विचारों को देने के तरीके खोजें जिनके बारे में आपको विश्वास है कि आप उन्हें सफलतापूर्वक दे सकते हैं। 5, नौकरी के बारे में भूल जाएं कि वहां पर कोई संभावना है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है? पी के आप रूटीन को भूल जाएं। इस बात पर ध्यान एकाग्र करें कि आप क्या दे सकते हैं। 6, एक बार आप अपने दिमाग में योजना बना ले तो किसी अनुभवी लेखक से कागज पर साफ तरीके से और पूरे विस्तार से लिखवा लें। साथ इसे सही पद पर बैठे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी का काम वह कर देगा। हर कंपनी ऐसे लोगों की तलाश में है जो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सके, चाहे वह काम विचारों के संबंध में हो या फिर सेवाओं या कनेक्शन के संदर्भ में हो। हर कंपनी में ऐसे आदमी के लिए हमेशा जगह होती है जिसके पास एक निश्चित कार्य योजना हो जिससे उस कंपनी को लाभ पहुंच सके। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिन या कुछ सप्ताह का अतिरिक्त समय लग जाए, परंतु इसकी वजह से आपकी आमदनी, तरक्की और प्रतिष्ठा में जो अंतर होगा वह कम तनख्वाह पर कड़ी मेहनत के आपके कई साल बचा देगा। इसके कई लाभ हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ये है कि इससे अक्सर आपके चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में आपका 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय बच जाता है। जो व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी पर आधी ऊंचाई से शुरुआत करता है, वह सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना के द्वारा ऐसा करता है। सेवाओं की मार्केटिंग का नया तरीका, जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि बदल चुके हैं। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भावी संबंध एक पार्टनरशिप के रूप में होंगे। नियोक्ता 2, कर्मचारी 3, जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग के नए तरीके को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहला कारण ये कि भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही सहकर्मी समझे जाएंगे जिनका बिजनेस है जनता की बेहतर सेवा करना। पुराने जमाने में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में ही सौदेबाजी कर लिया करते थे ताकि उन्हें एक दूसरे से अधिकतम लाभ हो सके, और वे इस बात पर विचार नहीं करते थे कि अंतिम विश्लेषण में वे दरअसल ऐसा तीसरी पार्टी की कीमत पर कर रहे थे, यानी कि जनता जिसकी वे सेवा कर रहे थे। शिष्टाचार और सेवा आज व्यापार के लोकप्रिय शब्द है और वे उस आदमी पर अधिक लागू होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर रहा है, बजाय उस नियोक्ता के जिसकी वह सेवा कर रहा है। इसका कारण यह है कि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और उसका कर्मचारी दोनों ही जनता द्वारा नियुक्त है जिसकी वे सेवा कर रहे हैं। अगर वे अच्छी तरह सेवा करने में सफल नहीं होते, उन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी क्यू एस रेटिंग क्या है? सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग में सफलता के कारण स्पष्ट रूप से और विस्तार से बता दिए गए हैं। जब तक इन कारणों का अध्ययन तथा विश्लेषण नहीं किया जाता और जब तक उन्हें समझा नहीं जाता, तब तक कोई भी आदमी अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से
नहीं बेच सकता। हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन होना चाहिए। सर्विस की गुणवत्ता, मात्रा और भावना काफी हद तक तनख्वाह और रोजगार की अवधि को तय करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग के लिए, जिसका अर्थ है स्थायी मार्केट, संतोषजनक मूल्य, सुखद स्थिति, आपको क्यू एस फार्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, जिसका अर्थ है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस सहयोग की सही भावना, सेवा की आदर्श सेल्समैनशिप। क्यू एस फॉर्मूले को याद रखें या इससे भी अधिक करें, इसकी आदत डाल लें। आइए हम इस फॉर्मूले का विश्लेषण करें ताकि हम आश्वस्त हो सके कि हम इसका अर्थ ठीक ठीक समझ गए हैं। क्वालिटी, सेवा की क्वालिटी का अर्थ है पद संबंधी हर डिटेल में सर्वाधिक प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से प्रदर्शन, और मन में हमेशा अधिक कार्यकुशलता का लक्ष्य। क्वांटिटी, सेवा की क्वांटिटी का अर्थ है हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी सेवा देना। आपका लक्ष्य होना चाहिए सेवा की मात्रा को बढ़ाना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा आप अपनी क्षमता और निपुणता को विकसित कर सकते हैं। एक बार फिर आदत शब्द पर जोर दिया जा रहा है। स्पिरिट, सेवा की स्पिरिट या भावना का अर्थ है खुशनुमा तालमेल का व्यवहार जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त के। आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं, या सेवा करते समय आपका व्यवहार कैसा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इससे न सिर्फ सेवा के बदले में मिलने वाला भुगतान प्रभावित होता है, बल्कि रोजगार की अवधि भी प्रभावित होती है। एंड्रू कार्नेगी ने इस बिंदु पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सफलता की तरफ ले जाने वाले तत्वों में बाकी तत्वों की तुलना में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने तालमेल के व्यवहार की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि उन्होंने ऐसी किसी आदमी को कभी नौकरी पर नहीं रखा जो तालमेल और सहयोग की भावना से काम न कर सकता हो, चाहे उसके काम की क्वालिटी कितनी ही प्रभावी हो और चाहे उसके काम की क्वांटिटी कितनी ही अधिक क्यों न हो। कार्नेगी ने लोगों के खुशनुमा होने पर जोर दिया। ये गुण कितना महत्वपूर्ण है ये साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे लोगों की, जो उनके मानदंडों पर खरे उतारते थे, बहुत अमीर बनने में मदद की। जो लोग खरे नहीं उतर पाए, उन्हें अपनी जगह दूसरों के लिए खाली करनी पड़ी। सुखद व्यक्तित्व के महत्व को इसलिए रेखांकित किया गया है क्योंकि इसी तत्व के कारण आप सही भावना से सेवा कर पाते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सुखद है और सेवा को सद्भाव की भावना से देता है, तो इस गुण के कारण सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी की अक्सर भरपाई हो जाती है। कोई भी चीज सुखद व्यवहार का स्थान नहीं ले सकती। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू, वह व्यक्ति जिसकी आमदनी पूरी तरह व्यक्तिगत सर्विस की बिक्री से प्राप्त होती है, वह व्यापारी की तरह है जो सामान बेचता है। साथ में ये जोड़ना भी उचित होगा कि उस व्यक्ति पर भी व्यवहार के वही नियम लागू होंगे जो नियम सामान बेचने वाले व्यापारी पर लागू होंगे। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत सर्विस को बेचकर आजीविका कमाते हैं, उनमें से अधिकांश अक्सर ये मानने की गलती करते हैं कि उन पर सामान की मार्केटिंग करने वाले व्यापारी की तरह व्यवहार के नियम लागू नहीं होते। अब सिर्फ लीजिए के दिन गुजर गए हैं, अब दीजिए के दिन आ गए हैं। आपके मन की वास्तविक कैपिटल वैल्यू क्या है, यह आप उस दिन आमदनी की मात्रा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग द्वारा कमाते हैं। आपकी सर्विसेज की कैपिटल वैल्यू का उचित अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी वार्षिक आमदनी को 60.66 से गुना कर दें। ये अनुमान लगाना उचित होगा कि आपकी वार्षिक आय आपकी कैपिटल वैल्यू की 6% है। धन पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। धन मन से अधिक मूल्यवान नहीं है, प्राय मन धन से अधिक मूल्यवान होता है। योग्य मन की अगर प्रभावी ढंग से मार्केटिंग की जाए तो ये पूंजी का अधिक प्रभावी रूप दर्शाता है जिसकी सामान बेचने के बिजनेस में जरूरत होती है। मन पूंजी का एक ऐसा रूप है जो मंदी के दौर में स्थायी रूप से अवमूल्यन का शिकार नहीं होता। न ही पूंजी के रूप की चोरी की जा सकती है, न ही इसे खर्च किया जा सकता है।
यही नहीं, जो धन बिजनेस के व्यवहार के लिए अनिवार्य है, वह तक धूल के कण की तरह मूल्यहीन है, जब तक कि इसे योग्य मन के साथ न जोड़ा जाए। असफलता के 30 मुख्य कारण, इनमें से कितने आपको पीछे धकेल रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों के विश्लेषण का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। सामने आए जा रहा है, मेरे विश्लेषण ने यह साबित किया कि असफलता के पीछे 30 प्रमुख कारण होते हैं। विश्लेषण से वे 13 प्रमुख सिद्धांत भी, जिनके द्वारा लोग दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। इस अध्याय में असफलता के 30 मुख्य कारणों का विस्तार से वर्णन किया हुआ। हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि, ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मन की शक्ति कमजोर हो। ये फिलॉसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। बहरहाल, इस बात का लाभ उठाएं कि ये असफलता के 30 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधार जा सकता। 2. जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया, उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनका असफलता का मुख्य कारण था। 3. औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। 4. अपर्याप्त शिक्षा। ये एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने वह चीज पाना सीख लिया जो वह जीवन में पाना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस बात के लिए पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। 5. आत्मानुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते, तो आप खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। 6. बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें मुख्य है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में कहना, विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव, गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त पूर्ति। 7. बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है, उसी तरह पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का परिणाम होती है। 8. टालमटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टालमटोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। 9. लगन का अभाव।
हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं, परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की ये आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह व्यक्ति जो लगन को अपना मंत्र बनाता है, यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। 10. नकारात्मक व्यक्तित्व से आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है। नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता। 11. कम इच्छा पर नियंत्रण का भाव। 6 की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूंकि ये सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। 12. कुछ नहीं के बदले बहुत कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट पर जौवन खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। 13. निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। अनिर्णय और टालमटोल जुड़वा भाई है। जहां एक मिलेगा, आमतौर पर दूसरा भी वहीं पर मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों को मार डाले इससे पहले कि वे आपको असफलता के खूंटे से बांध दो। 14. 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों को विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा। 15. विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक ये रिश्ता सुखद तालमेल का न हो, असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये असफलता का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुहक और कष्ट है जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। 16. अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचे। ये न भूले कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। 17. बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। ये बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान एवं सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुने जो अनुसरण करने लायक हो। 18. अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का एक रूप है। यह ज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने मन में दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। 19. व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद न करता हो। व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सके। 20. प्रयास में एकाग्रता का भाव। सभी व्यवसायों को थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। 21. फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर से जीता है। अपनी राय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें।
जब आप व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस की सुरक्षित आधारशिला होगा। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। 22। उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। ये नहीं, उत्साह संक्रामक होता है और जिसमें ये नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। 23। असहिष्णुता। बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ यह है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति और राजनीतिक विचारों के मतभेद से संबंधित है। 24। असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इसमें से किसी में भी अति सफलता के लिए घातक होती है। 25। दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती के कारण गंवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। ये एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। 26। शक्ति जिसे आपने अपने प्रयासों से हासिल न किया हो। दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियां और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे न उन्होंने खुद कमाया है नहीं, वे उसके योग्य है। ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। 27। जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थायी हानि नहीं होगी, परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी स्वतंत्रता गवा बैठे। 28। घमंड और अहंकार ये गन लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती है। ये सफलता के लिए घातक है। 29। सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तथ्य हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। 30। पूंजी का अभाव ये उन लोगों असफलता का एक आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतारते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व नहीं होता जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सके जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित जाए। 31। इसमें आप असफलता उस विशिष्ट कारण को लिख लें जिससे आप पीड़ित, परंतु जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता 30 प्रमुख कारणों जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की और जो असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह जानता कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण करे। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते। हो सकता कि आप भी उनमें से हो जो ऐसा नहीं कर पाते। सबसे पुरानी सलाह, इंसान अपने आप को जानो। अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। ये व्यक्तिगत सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या आप उन पर पल बना सके या उन्हें पूरी तरह दूर कर सके। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सर्विस बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण द्वारा जान सकते। अपने बारे या ज्ञान की मूर्खता एक युवक दिखाए जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध
बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन दिया। उसने तब तक अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उससे ये नहीं पूछा गया कि वह कितनी तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग कोई निश्चित राशि नहीं सोची थी, निश्चित लक्ष्य का अभाव। मैनेजर ने इस पर कहा कि हम आपको उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते, परंतु इसके पहले हम 1 सप्ताह तक आपका काम देखेंगे। ये नहीं स्वीकार करूंगा। आवेदक जवाब दिया, जहां काम कर रहा हूं वहां पर मुझे उससे ज्यादा मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नकारी की तलाश करें, यह सुनिश्चित कर ले कि आपको अभी जितना मिलता है आपका मूल्य उससे अधिक है। पैसा चाहना बात अलग है। आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, परंतु ये पूरी तरह से भिन्न बात है कि आवक मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताओं या इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर पूरी तरह से निर्धारित करता है कि आप उपयोगी सर्विस देने में कितने योग्य है, या आपने दूसरों को इस तरह से सर्विस प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अपने आप की एक सूची बनाएं। 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सर्विसेज की प्रभावी मार्केटिंग के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि सामान की वार्षिक सूची बनाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि वार्षिक विश्लेषण में आपकी गलतियों में कमी और आपके गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्म विश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। इससे ये भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया है। व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों न हो। आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए, ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सके। ये सुधार आपको विश्लेषण के बाद समझ में आएंगे। अपने आप की सूची बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछे और अपने जवाबों की जांच करते समय किस ऐसे आदमी की मदद ले जो आपको इस बारे में खुद को धोखा न देने दे। व्यक्तिगत सूची के लिए सब विश्लेषण प्रश्नावली। 1, क्या मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जिसे मैंने इस वर्ष के लिए अपने उद्देश्य के रूप में स्थापित किया है। आपको अपने प्रमुख जीवन उद्देश्य के हिस्से के रूप में प्राप्त करने के लिए एक निश्चित वार्षिक उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। 2, क्या मैंने सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता की सेवा प्रदान की है जिसमें मैं सक्षम था, या क्या मैं इस सेवा के किसी हिस्से में सुधार कर सकता था। 3, क्या मैंने अधिकतम संभव मात्रा में सेवा प्रदान की है जो मैं सक्षम था। 4, क्या मेरे आचरण की भावना हर समय सामंजस्यपूर्ण और सहयोगी रही है। 5, क्या मैंने अपनी क्षमता को कम करने के लिए शिथिलता की आदत की अनुमति दी है, और यदि हाँ तो किस हद तक। 6, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व में सुधार किया है, और यदि हाँ तो किन तरीकों से। 7, क्या मैं अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार पालन कर रहा हूँ। 8, क्या मैं तुरंत और निश्चित रूप से सभी निर्णयों पर पहुंच गया हूँ। 9, क्या मैंने अपनी दक्षता को कम करने के लिए 6 बुनियादी आशंकाओं में से किसी एक या अधिक को अनुमति दी है। 10, क्या मैं या तो ज्यादा सतर्क रहा हूँ या कम सतर्क हूँ। 11, काम में मेरे सहयोगियों के साथ मेरा रिश्ता सुखद या अप्रिय रहा है। यदि ये अप्रिय रहा है तो क्या दोष आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मेरा कबारा। क्या मैंने प्रयास की एकाग्रता की कमी के कारण अपनी कोई ऊर्जा नष्ट कर दी है। 13, क्या मैं खुले विचारों वाला और सब विषय प्रति सहिष्णु रहा हूँ। 14, किस तरह मैंने सेवा करने की अपनी योग्यता में सुधार किया है। 15, क्या मैं अपनी किसी आदत में अड़ियल रहा हूँ। 16, क्या मैंने खुले तौर पर या गुप्त रूप से किसी प्रकार का अहंकार व्यक्त किया है। 17, क्या मेरे साथियों के प्रति मेरा आचरण ऐसा है
कि इसने उन्हें मेरा आदर करने के लिए प्रेरित किया है? 18 क्या मेरे विचार और निर्णय अनुमान या विश्लेषण और विचार की सटीकता पर आधारित है? 19 क्या मैंने अपने समय, अपने खर्चों और अपनी आय के बजट की आदत का पालन किया है, और क्या मैं इन बजटों में रूढ़िवादी रहा हूँ? 20 मैंने कितना समय लाभहीन प्रयास के लिए समर्पित किया है, जो मैंने बेहतर लाभ के लिए इस्तेमाल किया हो सकता है? 21 मैं अपने समय का पुनः बजट कैसे कर सकता हूँ और अपनी आदतों को कैसे बदल सकता हूँ आने वाले वर्ष के दौरान और अधिक कुशल हो? 22 क्या मैं किसी ऐसे आचरण के लिए दोषी हूँ जो मेरे विवेक द्वारा अनुमोदित नहीं था? 23 किन तरीकों से मैंने प्रदान करने के लिए भुगतान की तुलना में अधिक सेवा और बेहतर सेवा प्रदान की है? 24 क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, और यदि हाँ, तो किस तरह से? 25 यदि मैं वर्ष के लिए अपनी सेवाओं का खरीदार होता, क्या मैं अपनी खरीद से संतुष्ट होऊंगा? 26 क्या मैं सही व्यवसाय में हूँ, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? 27 क्या मेरी सेवाओं का क्रेता मेरे द्वारा प्रदान की गई सेवा से संतुष्ट है, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? 28 सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से बनाएं, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चेक किया गया है जो इसे सटीक रूप से करने के लिए पर्याप्त साहसी है। इस अध्याय के माध्यम से दी गई जानकारी को पढ़ने और आत्मसात करने के बाद अब आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के लिए एक व्यावहारिक योजना बनाने के लिए तैयार हैं। इस अध्याय में नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं सहित व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री की योजना बनाने में आवश्यक प्रत्येक सिद्धांत का पर्याप्त विवरण मिलेगा। नेतृत्व में विफलता के सबसे सामान्य कारण, नेतृत्व के अवसर के क्षेत्रों का विवरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के मुख्य कारण और महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका उपयोग आत्मविश्लेषण में किया जाना चाहिए। सटीक जानकारी की इस विस्तृत और विस्तृत प्रस्तुति को शामिल किया गया है क्योंकि इसकी आवश्यकता उन सभी को होगी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन द्वारा धन का संचय शुरू करना होगा, जिन्होंने अपना भाग्य खो दिया है और जो अभी अभी पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं। उनके पास धन के बदले व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि उनके पास सर्वोत्तम लाभ के लिए बाजार सेवाओं के लिए आवश्यक व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध हो। यहाँ दी गई जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात करना और समझना किसी की अपनी सेवाओं के विपणन में सहायक होगा, और ये लोगों को अधिक विश्लेषणात्मक और लोगों का न्याय करने में सक्षम बनने में भी मदद करेगा। जानकारी कर्मियों के निदेशकों, रोजगार प्रबंधकों और कर्मचारियों के चयन और कुशल संगठनों के रखरखाव के लिए आरोपित अन्य अधिकारियों के लिए अमूल्य होगी। यदि आप इस कथन पर संदेह करते हैं, तो 28 आत्मविश्लेषण प्रश्नों के लिखित उत्तर देकर इसकी सत्यता का परीक्षण करें। धन संचय करने के अवसर कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? अब जब हमने उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है जिनके द्वारा धन संचय किया जा सकता है, तो हम स्वाभाविक रूप से पूछते हैं, इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए अनुकूल अवसर कहाँ मिल सकते हैं? बहुत अच्छा, आइए हम सूची लें और देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका धन की तलाश करने वाले व्यक्ति को क्या प्रदान करता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। आरंभ करने के लिए हम सभी को याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले प्रत्येक नागरिक को विचार की स्वतंत्रता और दुनिया में कहीं भी असमान रूप से काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के लाभों की सूची कभी नहीं ली है। हमने कभी भी अपनी असीमित स्वतंत्रता की तुलना अन्य देशों में कम की गई स्वतंत्रता से नहीं की है। यहाँ हमें विचार की स्वतंत्रता, शिक्षा के चुनाव और आनंद में स्वतंत्रता, धर्म में स्वतंत्रता, राजनीति में स्वतंत्रता, व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता, बिना छेड़छाड़ के जमा करने और स्वामित्व की स्वतंत्रता है जो हम जमा कर सकते हैं। अपना निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता, विवाह में स्वतंत्रता,
सभी जातियों के लिए समान अवसर के माध्यम से स्वतंत्रता, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्रता, हमारे भोजन की पसंद में स्वतंत्रता और जीवन में किसी भी स्टेशन के लिए लक्ष्य करने की स्वतंत्रता जिसके लिए हमने तैयार किया है खुद। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए भी हमारे पास अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं, परंतु यह सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंगम दृश्य प्रदान करती है, जिसमें अवसरों की बहुलता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिक स्पष्ट तब नजर आता है जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका ही ऐसा एकमात्र देश है जो अपने हर नागरिक को, चाहे वह वहां का मूल निवासी हो या उसने बाद में यहाँ की नागरिकता ली हो, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। आइए अब है उन वरदानों को गिने जो इस विराट स्वतंत्रता ने हमें प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवार को ले लें, जिसका अर्थ औसत आमदनी वाले परिवार को, और उन लाभों को गिने जो परिवार के हर सदस्य के लिए अवसर और प्रचुरता के इस देश में उपलब्ध है। विचार व कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं, जो जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वन, भोजन। चूंकि पश्चिमी सभ्यता के परिवार के पास असीमित स्वतंत्रता उसके दरवाजे पर उपलब्ध है, इसलिए यह दुनिया में कहीं भी मिलने वाले भोजन का चुनाव कर सकता है जिसकी कीमत उसके पहुंच में हो। टू, आवास। ये परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है जो भाप से गर्म होता है, जहां बिजली की रोशनी है और जहां गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है। ब्रेकफास्ट में वे जो टोस्ट खाते हैं वह इलेक्ट्रिक टोस्टर में सेंका गया है जिसकी कीमत केवल कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन और बाथरूम में हर समय गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध है। भोजन को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है जो बिजली से चलता है। पत्नी अपने बाल बनाती है, कपड़े धोती है और प्रेस करती है तथा इसके लिए वह बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है जो दीवार में लगे एक प्लग में तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी दाढ़ी बिजली के शेवर से बनाता है और उन्हें दुनिया भर से 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है जो टेलीविजन का स्विच दबाते ही शुरू हो जाता है। 3, वस्त्र। पश्चिमी सभ्यता में हर स्थान पर औसत वस्त्र पहनने वाले लोग मिल जाते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास की सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है। औसत पश्चिमी समाज का नागरिक को कई अन्य लाभ और अधिकार भी उपलब्ध है जो उसे काम प्रयास में हासिल हो सकते हैं, जबकि वह इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक श्रम न करे। वह चमत्कार जिसने ये वरदान दिए जब वे वोट मांगते थे, तो हम अक्सर राजनेताओं को स्वतंत्रता की बातें करते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वे स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है क्योंकि मैं जानता हूँ, और मैं 50 वर्षों से भी अधिक समय में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस शक्ति को संगठित किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मानवता के इस रहस्यमय हितकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है, बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से इसमें अधिक व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों के समूह आते हैं जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक, बिजनेस विश्लेषक, पब्लिसिटी मैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सरकार का अधिकांश खर्च उठाते हैं और बहुतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क है क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो ये सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है।
अगर पूंजी की सहायता न हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको ये समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी का कितना महत्व होता है। चाय के लिए आपको चीन या भारत की यात्रा करनी होगी, जो अमेरिका से बहुत दूर है। जब तक कि आप बहुत अच्छे तैराक न हो, आप लौटते समय की यात्रा में थक जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके सामने आएगी। अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की साहसिक शक्ति हो भी, तो आप किस मुद्रा का प्रयोग करेंगे? शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा, या फिर ऊटा के शुगर बीट खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आपको शक्कर के उत्पादन के लिए आवश्यक है। हम इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए शक्कर को रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवर करने के लिए कितने तामझाम की जरूरत होती है, करनी होगी। अंडे आप अपने करीबी फॉर्म से ले जा सकते हैं, परंतु अगर आप ग्रेपफ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा ड्राई सीरियल को तो आपको अपने मेनू से हटाना ही होगा, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों के प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की जरूरत होती है, जिन सभी के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं, जहां आप दो चार केले ले सकते हैं, और आप लौटते समय नजदीकी फार्म से, जहां डेयरी भी हो, बटर और क्रीम भी पैदल चलकर ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह हास्यास्पद लगता है ना? परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र न हो, तो इन आम भोज्य पदार्थों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यही इकलौता संभव तरीका होगा। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं, तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि ये राशि हमारी कल्पना से पर है। यह अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाजों और रेलों के प्रशिक्षित पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले ये जरूरी है कि जमीन से कुछ जगाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज और रेलगाड़ी धरती से अपने आप नहीं उगाते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं, और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, विश्वास है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है। देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये पूंजीपति वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सोप बॉक्स के वक्ताओं को बोलते सुना है। ये वही है जिन्हें क्रांतिकारी, रैकेटियर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट नेता, शोषक और अमानवीय या वॉल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी समूह या अर्थशास्त्र के किसी तंत्र की वकालत या विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा से समर्पित हूँ। उन सभी को ये ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सके और जितनी धनराशि वे कमाना चाहते हैं उतनी धनराशि कमा सके। मैंने दो चीजें बताने के लिए यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभ का विश्लेषण किया है। वन, इसीलिए ताकि अमीर बनना चाहते हैं वे उस तंत्र को पहचान ले और खुद को उसके अनुरूप ढाल ले जो अमीरी के सारे रास्ते को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर। टू, इसलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिख जाए, जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जानते को मरोड़कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये कोई जहरीला कुबरा हो।
के अधिकार का दावा करते हैं। हम जो अमीर बनना चाहते हैं, ये बात जान ले कि अगर संगठित पूंजी ने इन लाभों को उपलब्ध न, ये एक पूंजीवादी देश है। ये पूंजी के प्रयोग द्वारा विकसित हुआ है। और हम जो स्वतंत्रता और अवसर के वरदानों को लेने कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी और अवसर नहीं होते। बूझकर लोग काम, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोग कम कार्य के बदले अधिक धन की मांग करते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास धनों का अंबार बिना काम किए लग जाएगा। ये एक स्वतंत्र दुनिया है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ किए बिना भी रहते हैं, और कुछ लोग थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। आपको इस स्वतंत्रता को समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को गलत फहमी है इस बारे में। बस कुछ ही लोग इस बात को ढंग से समझते हैं कि जहां तक अमीर लोगों का सवाल है, वे लोग बिना प्रयास के अमीर नहीं बने हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, वह है उपयोगी सर्विस प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सके, या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सके। एक नियम है जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। ये एक सिर्फ सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि पत्थर की लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं काट सकता। इस नाम को चिन्हित कर ले और याद रखे कि ये बहुत राजनेता या राजनीतिक मशीन से कहीं बलशाली है। ये हर मजदूर संगठन के नियंत्रण से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त, घूसखोर या फिर किसी ऐसे गैर राजनीतिक द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। व्यापार में सम्मिलित हर व्यक्ति के खाते पर नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। यह याद रखें कि ये उपलब्ध जरूरतों का धन संचय करने की शुरुआत मात्र है। बहुत कम विलास वस्तुएं और गैर जरूरी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। कि ये भी याद रखें कि ये तो अमीर बनने के स्रोतों की सिर्फ शुरुआत है। केवल कुछ विलासिताओं और गैर जरूरी चीजों का जिक्र किया गया है। परंतु याद रखें कि व्यापार के इन थोड़े से सामानों के उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग के व्यापार की वजह से लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को रोजगार मिलता है, जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर माह करोड़ों डॉलर प्राप्त करते हैं और विलासिता तथा आवश्यकता की वस्तुओं पर खुले हाथों से इसे खर्च करते हैं। खास तौर पर यह याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के प्रचुर अवसर सुलभ है। यहाँ स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन व्यापारों को करने के लिए जितने भी प्रयास जरूरी है, उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, तो आप बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने लायक सौभाग्यशाली नहीं हैं, वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी नाम मात्र के श्रम के बदले में जीवन यापन कर सकता है। तो अब स्थिति आपके सामने है। अवसर ने आपके सामने अपना खजाना खोलकर रख दिया है। सामने से आए, वह चुने जो आप चाहते हैं। अपनी योजना बनाए, योजना के हिसाब से काम करें और लगन से उसका अनुसरण करें। पूंजीवादी समाज बाकी का काम कर देगा। आप केवल इस बात पर भरोसा रखें। पूंजीवादी समाज हर इंसान को उपयोगी सेवा प्रदान करने और उस सेवा के मूल्य के अनुपात में अमीर बनने का अवसर देता है। सिस्टम किसी से भी ये अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को न तो पहचानता है, न ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रकृति ने बनाया है। वहां कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहां इसके उल्लंघन करने वाले दरख्वास्त दे सके। इस सिद्धांत के दोनों पक्ष हैं। इसका उल्लंघन करने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर पुरस्कार भी मिलता है। इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता है। ये उतना ही बड़ा सत्य है जितना आसमान में एक टिमटिमाते हुए तारे, और उसी प्रकृति का हिस्सा है जो तारों को नियंत्रित करता है। आपके अंदर ये प्रश्न आ सकता है, कोई हो सकता है जो इस नियम को पालन करने से मना कर दे। निश्चित तौर पर हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहां आप समान अधिकार पाते हैं।
किसी भी नियम को नजरअंदाज कर सकते हैं। क्या होगा? तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक अधिक संख्या में लोग एक साथ इस सिद्धांत को नजरअंदाज न करें। ये सिद्धांत सिर्फ कुछ समय के अनुभव से ही नहीं निकले हैं, पर इनमें साल की कड़ी मेहनत लगी है। ये पाठ यहीं खत्म होता है। आपने पूरा सुना, इसके लिए आपको बधाई। चलिए चलते हैं अगले पाठ की